अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन डिजीज़ का अगला टॉपिक विच इज़ दी एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, ये फिगर देखिए, इसमें दोनों किडनीज़ के ऊपर दो छोटे छोटे एड्रीनल ग्लैंड दिखाए गए हैं। ठीक है, देखिए एड्रीनल ग्लैंड जो है ना वो इसेंशियली मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि एक सिंगल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में हाउस हुआ है। ठीक है ये मल्टीपल से एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि एक सिंगल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में हाउस हुआ है। ये क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा होता है इंटीग्रेटेड कंट्रोल ऑफ कार्डियोवास्कुलर, मेटाबॉलिक और इम्यून रिस्पॉन्सेस में, पार्टिकुलरली स्ट्रेस के वक्त। ठीक है, इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सटल एल्ट्रेशन आती हैं एड्रीनल के फंक्शन में, वो बहुत सी कॉमन डिजीज़ में इसमें हमें एल्ट्रेशंस मिलती हैं इस एड्रीनल के फंक्शन में, जैसे हाइपरटेंशन में, ओबेसिटी में। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़। लेकिन आल्दो क्लासिक इसकी डेफिशिएंसी या एक्सेस सिंड्रोम रेयर होते हैं, यानी इसमें हमें कुछ डिजीज़ में एल्ट्रेशन मिलती हैं, सटल सी डेफिशिएंसी या एक्सेस इसमें रेयर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको फंक्शनल एनाटॉमी बता दूं और फिजियोलॉजी एड्रीनल मेड्यूला की। अच्छा जी, ये फिगर देखिए, डेविडसन से चार्ट है, इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन गिवन है एड्रीनल ग्लैंड का। ठीक है, पहले तो मैं आपको थोड़ी सी फंक्शनल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझाती हूँ। सबसे पहले आ जाए एड्रीनल मेड्यूला पे। ठीक है, ये जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, बीच में एड्रीनल ग्लैंड बना हुआ है, इसमें देखिए सेंटर में एड्रीनल मेड्यूला होता है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ही एक्सटेंशन होती है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है कैटेकोलामीन्स, यानी एड्रीनलिन जिसको एपिनेफ्रिन कहते हैं, और नॉर एड्रीनलिन यानी नॉर एपिनेफ्रिन सिक्रीट करता है। कहाँ पर? डायरेक्टली ये कैपिलरीज में सिक्रीट करेगा और वो हार्मोन्स की तरह एक्ट कर रही होती हैं रादर देन न्यूरो ट्रांसमीटर एट साइनेप्सिस। ठीक है, ये हार्मोन्स की तरह एक्ट कर रही हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है। तो मेड्यूला जो है वो बात हुआ होता है हाई कंसनट्रेशन ऑफ कोर्टिसोल के साथ ड्यू टू द सेंट्रीपीडल ब्लड फ्लो इन द एड्रीनल। ठीक है, इस मेडुला में बहुत सारा कॉर्टिसोल होता है, कॉर्टिसोल के साथ ये बात हुआ होता है क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीपीडल ब्लड फ्लो होता है, इसकी तरफ ज़्यादा होता है, तो यहाँ ज़्यादा कॉर्टिसोल होता है और इसीलिए ये मेजर सोर्स होता है सर्कुलेटिंग एड्रीनलिन का। ठीक है, ये मेडुला एड्रीनल ग्लैंड का मेडुला। तो इसके बावजूद सर्जिकल रिमूवल जो है ना एड्रीनल मेडुला का, उससे क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, यानी अगर हम ये मेडुला निकाल भी देते हैं ना तो सर्कुलेटिंग कैटेकोलामीन्स में कोई कमी ही नहीं आती। तो इससे पता चलता है ज़रूर कोई ना कोई और सोर्स भी है कैटेकोलामीन्स की, या कोई ना कोई ऐसा कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है। ठीक है, ये हो गया मेडुला। फिर है एड्रीनल कॉर्टेक्स, देखें बाहर वाला हिस्सा। अब कॉर्टेक्स को हिस्टोलॉजिकली ना 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन इसके फंक्शन ये 2 यूनिट्स की तरह करता है। इसमें जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर मोस्ट लेयर है और जोना फेसिकुलेटा या रेटिकुलरिस इनर लेयर्स होती हैं इनर मोस्ट कॉर्टेक्स की। ठीक, ग्लोमेरुलोसा जो है वो बाहर वाला हिस्सा है कॉर्टेक्स का, वो एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करता है जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ठीक है, ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में इसका कंट्रोल होता है। ठीक है, फिर दूसरा जो थोड़ा अंदर वाला कॉर्टेक्स का हिस्सा है जोना फेसिकुलेटा या रेटिकुलरिस, वो कोर्टिसोल सिक्रीट करता है, मेजर हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और साथ में एड्रीनल एंड्रोजेंस। ठीक है, ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस का हिस्सा हैं, HPA एक्सिस का। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ना ये ह्यूमोरल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़े से हार्मोन्स बताऊं एड्रीनल ग्लैंड के। तो सबसे पहला जो प्राइमरीली वो है कॉर्टिसोल। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सबसे पहले हम देखेंगे, उसमें प्राइमरीली कॉर्टिसोल आ जाता है। मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ह्यूमंस में कॉर्टिसोल है। इसकी सर्केडियन रिदम है, यानी सुबह सवेरे जो है ना वेकिंग अप मॉर्निंग पे हाईएस्ट लेवल होंगे बॉडी में इसके, और रात के टाइम पे मिडल ऑफ द नाइट इसके लोवेस्ट लेवल होते हैं। तो कॉर्टिसोल की सर्केडियन रिदम होती है। स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में ना कॉर्टिसोल का लेवल ड्रामेटिकली बढ़ता है, कोई भी इलनेस हो। अब ये एलिवेशन ज़रूरी होती है, क्यों? क्योंकि ये हमारे की मेटाबॉलिक फंक्शंस को प्रोटेक्ट करती है, जैसे हमारा सेरिब्रल ग्लूकोज सप्लाई मेंटेन करके रखती है। जब हम स्टारवेशन में होते हैं तो हमारे ब्रेन को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। और दूसरा कि ये डैमेजिंग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस से
इनहिबिट कर रही होती है, जो पोटेंशियली डैमेजिंग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होते हैं ना इन्फेक्शन के और किसी भी इंजरी के, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए स्ट्रेस में कोर्टिसोल रिलीज़ होता है, तो वो फ़ायदेमंद है। इसकी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस क्या है कोर्टिसोल की? कोर्टिसोल की अगर कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी, तो वो बहुत ज़्यादा अपेरेंट होती है और स्ट्रेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर कमी होगी तो ऑब्वियसली स्ट्रेस से कौन बचाएगा, तो डेंजरस है। सर्कुलेशन में याद रखिएगा कि 95% हमारा कोर्टिसोल प्रोटीन बाउंड होता है, कोर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ, जो कि ईस्ट्रोजेंस से इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ओनली फ्री फ्रैक्शन जो है वही सिर्फ बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। 95% प्रोटीन बाउंड है, फ्री वाला ही बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, लेकिन ज़्यादातर प्रोटीन बाउंड है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे है कि कोर्टिसोल रेगुलेट करता है सेल फंक्शन को बाय बाइंडिंग टू ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर्स। ये देखिए फिगर में, फ्लो चार्ट में पर्पल कलर से लिखा हुआ है ना कि कोर्टिसोल गया ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड किया, वो इन टर्न ट्रांसक्रिप्टर ऑफ मैनी जीन्स को रेगुलेट करेगा। ठीक है, कोर्टिसोल ना मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन हाउएवर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये प्रिवेंट होता है एक एंजाइम की मदद से। उस एंजाइम का नाम है 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज टाइप 2। ठीक है, ये एंजाइम जो कि इनएक्टिवेट कर देता है कोर्टिसोल को बाय कन्वर्टिंग कोर्टिसोल इनटू कोर्टिसोन इन सेल्स कंटेनिंग मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर, ताकि ये मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर के साथ बाइंड ना करे। वहाँ पर जहाँ पर भी मिनरलोकोर्टिकोइड के रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पर ये वाला एंजाइम जो है ना 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज टाइप 2, ये कोर्टिसोल को कोर्टिसोन में कन्वर्ट कर देता है, तो मिनरल वाले रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देगा। अब ये जो एंजाइम है ना 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज टाइप 2, जैसे कि कुछ लिकोराइस में भी होता है, एक जड़ी बूटी है लिकोराइस, या फिर अगर इसमें म्यूटेशन आ जाए इसके जीन में, तो उससे कोर्टिसोल ना मिनरलोकोर्टिकोइड की तरह एक्ट करता है, और कोर्टिसोल से सोडियम की रिटेंशन होगी और पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, जिन लोगों को इस एंजाइम में म्यूटेशन होती है या लिकोराइस की वजह से भी होता है ऐसे। ठीक है, कोर्टिसोल मिनरल वाला एक काम कर रहा होता है, नॉर्मली हम में नहीं कर रहा होता। ठीक हो गया, यहाँ पर हमने देखा सारा ग्लूकोकोर्टिकोइड जो मेजर था कोर्टिसोल। अब अगला हमारा एड्रीनल हार्मोन है मिनरलोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में हमारा कोर्टिसोल, मिनरलोकोर्टिकोइड में आ जाता है प्राइमरीली एल्डोस्टेरोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्डोस्टेरोन। ये मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर के साथ किडनी में बाइंड करता है और सोडियम की रिटेंशन करवाता है, पोटेशियम की और प्रोटॉन्स की एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, सोडियम रिटेन करके प्रोटॉन और पोटेशियम एक्सक्रीट करेगा। इसका प्रिंसिपल स्टिमुलस क्या होता है? इसका है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की एक्टिवेशन से ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, रेनिन की एक्टिविटी में थोड़ी आपको बताऊं तो रेनिन कहाँ से बनता है? हमारे जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस इन द किडनी, वहाँ से सिक्रीट होता है। क्यों सिक्रीट होता है? वो स्टिमुलेट होता है जब एफरेंट आर्टीरियोल में लो परफ्यूजन प्रेशर हो। ठीक है, दूसरा लो सोडियम फिल्ट्रेशन की वजह से लो सोडियम कंसंट्रेशन होगी मैक्यूला डेंसा पर, तो इस वजह से फिर रेनिन सिक्रीट होगा। तीसरा, जब सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो उससे भी ये रेनिन जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस से सिक्रीट होगा। वो कंडीशंस जो इस रेनिन को बढ़ाती हैं वो है हाइपोवोलीमिया, जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है। दूसरा, जब रीनल आर्टरी की स्टीनोसिस हो। ठीक है, रीनल आर्टरी नैरो हो। और इसके अलावा अगर पोस्चर में भी चेंज आए, फॉर एग्जांपल जैसे ये डबल हो जाता है जब हम स्टैंड अप होते हैं, रिकम्बेंट पोजीशन से जैसे हम खड़े होते हैं तो उस टाइम पे भी डबल हो जाता है, रेनिन की इंक्रीज़ होता है। ठीक हो गया, ये हो गया मिनरलोकोर्टिकोइड। उसके बाद और भी हार्मोन हमारा एड्रिनल ग्लैंड बनाता है, उसमें है कैटेकोलेमिन्स। कैटेकोलेमिन्स का मैंने आपको बताया नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि सर्कुलेटिंग नॉर एड्रेनलिन जो है ना सिर्फ स्मॉल अमाउंट ही एड्रिनल मेडुला से आता है, मेजॉरिटी जो है वो सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से रिलीज़ होता है थ्रू आउट द बॉडी, जहाँ पर वो एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये नॉर एड्रेनलिन की बात हो रही है, नॉर एड्रेनलिन जो थोड़ा सा ही एड्रिनल मेडुला से आता है।
एड्रिनल मेडुला मेजर सोर्स होता है सिर्फ सर्कुलेटिंग एड्रीनलिन का, क्योंकि ब्लड फ्लो एड्रिनल ग्लैंड में सेंट्रीपिटल है, मैंने आपको बताया, टुवर्ड द सेंटर। तो एड्रिनल मेडुला बात हुआ होता है हाई कंसंट्रेशन कोर्टिसोल के साथ, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनता है। कोर्टिसोल ना एक इंड्यूस करता है एंजाइम को, कैटिकोल ओ मेथाइल ट्रांसफेरेज को। तो ये कैटिकोल ओ मेथाइल ट्रांसफेरेज है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो कन्वर्ट करता है नॉर एड्रिनलिन को एड्रिनलिन में, ठीक है। इसीलिए एड्रीनलिन ज़्यादातर मेडुला से सिक्रीट होता है। अब इसके बाद रह गए एड्रिनल एंड्रोजेंस। एड्रिनल एंड्रोजेंस जो है वो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको ACTH कहा जाता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। उसके रिस्पॉन्स में एड्रिनल एंड्रोजेंस सिक्रीट होते हैं, ठीक है। अब ये मोस्ट एबंडेंट स्टीरॉयड होते हैं ब्लड स्ट्रीम में। इनका प्यूबर्टी में रोल होता है, यानी ये इनिशिएशन ऑफ प्यूबर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम कहते हैं एड्रीनार्की, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ प्यूबर्टी में। ये क्या होता है, ये मैच्योरेशन होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, जो कि फिर एड्रिनल एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और कंट्रीब्यूट करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, बॉडी ऑर्डर बिफोर ट्रू गोनेडल प्यूबर्टी बिगिन। और इसका एडल्ट फीमेल में क्या रोल होता है, एड्रिनल्स होते हैं ना, ये मेजर सोर्स होते हैं एंड्रोजेंस के एडल्ट फीमेल्स में भी। ये एंड्रोजेंस बिलीव हुए हैं कि इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर फीमेल लिबिडो। अच्छा, अब इस फिगर को थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं। इसमें 3 चीज़ें इसने दिखाई हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रिनल मेडुला का, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, ठीक है, उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स का रोल आ जाता है, फेसिकुलेटा का और रेटिकुलरिस का, और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जिसमें उसमें भी एड्रिनल कॉर्टेक्स का रोल आ जाता है, यानी जोना ग्लोमेरुलोसा का, ठीक है। तो पहले आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देखें जो एड्रिनल मेडुला है। एड्रिनल मेडुला मैंने आपको बार बार बताया है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ही एक्सटेंशन होती है। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन यानी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट कर रहा होता है, ठीक है। अब इसके जो रिसेप्टर्स हैं ना, वो है बीटा एड्रिनो रिसेप्टर, तो उन पर ये एड्रिनलिन एक्ट करता है, वहाँ पे जाके ब्लड वेसल्स पे वेजो डायलेशन करवाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, टैकीकार्डिया करवाता है और इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाता है, ठीक है, जब एड्रिनलिन बीटा रिसेप्टर से बाइंड करेगा और अल्फा रिसेप्टर से भी बाइंड करेगा। तो नॉर एड्रिनलिन जो है ना, वो प्राइमरीली अल्फा एड्रिनो रिसेप्टर पर एक्ट करता है, तो उससे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। बीटा वाला डायलेशन कर रहा है, अल्फा पे नॉर एड्रिनलिन एक्ट करके कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है, नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल। तो ओवरऑल ये कैटेकोलामिन ना बॉडी को फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हार्ट रेट बढ़ा रहे हैं, ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो को डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आप ये देखें, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस जो बनी हुई है, एड्रिनल एक्सिस, इसमें जो कंट्रोल सेंटर होता है ना, वो एक्सिस का है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ACTH बनाता है। अब ये ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, स्पेसिफिकली जोना फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस को। अब इन जोन्स में से 2 तरह के हार्मोन्स बनेंगे, एंड्रोजन्स बनेंगे और कॉर्टिसोल। एंड्रोजन जाके एंड्रोजन रिसेप्टर पे एक्ट करके प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर ग्रोथ करवाएंगे, लिबिडो इन स्पेशली फीमेल्स। और कॉर्टिसोल जो बनेगा वो जाके ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर पर एक्ट करके प्रोटीन कैटाबॉलिज्म कराएगा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस, इम्यून रिस्पॉन्स मॉड्यूलेशन, ज़्यादातर मतलब सप्रेशन, हाइपरटेंशन भी करेगा, एपेटाइट बढ़ाएगा और मेमोरी को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, ये कॉर्टिसोल के फंक्शन। अब इसका नेगेटिव फीडबैक भी है, कॉर्टिसोल ही जाके नेगेटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी को और फर्दर ACTH के रिलीज़ को इनहिबिट करेगा, अपनी ही प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है कॉर्टिसोल, ठीक हो गया। तीसरा जो नीचे फिगर है, इसमें रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सिस है, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन एक्सिस, इसमें भी एड्रिनल कॉर्टेक्स का जोना ग्लोमेरुलोसा आ जाता है। तो ये सिस्टम ना एक्टिवेट होता है बाय फैक्टर्स जैसे कि लो ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर। किडनी में हमारा जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस होता है, वो लो रीनल परफ्यूजन या लो फिल्टर सोडियम या सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से रिस्पॉन्ड करेगा। कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस देखें, रेनिन सिक्रीट कर रहा है, फिगर में सारा बना हुआ है। रेनिन करता है एंजियोटेंसिनोजन को, हमारा एंजियोटेंसिनोजन लिवर से बनता है ना, उसको रेनिन कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग में पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 बना है ना, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, हमारे जोना ग्लोमेरुलोसा को, कि जोना ग्लोमेरुलोसा जो है जाके एल्डोस्टेरोन बनाए। अब जाके एल्डोस्टेरोन यानी जो मिनरलोकॉर्टिकोइड है हमारा एल्डोस्टेरोन, वो सिक्रीट होगा,
अब एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है किडनी में, सोडियम की रिटेंशन करवाएगा, सोडियम की रिटेंशन करेगा, ठीक है। क्योंकि सारा एक्टिवेट कब कैसे हुआ था, लो रीनल परफ्यूजन थी ना, लो फिल्टर्ड सोडियम और सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, तो सोडियम रिटेन करके वाटर रिटेन करेगा, पोटेशियम को लेकिन वेस्ट करेगा, पोटेशियम एक्सक्रीशन होगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी करेगा क्योंकि प्रोटॉन्स की भी एक्सक्रीशन करता है। ओवरऑल ये एक्सेस बहुत ज़रूरी है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट। अच्छा ये फिगर देखिए नीचे वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, 20.20, इसमें मेजर पाथवेज हैं स्टीरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस के, ठीक है। ये स्टार्ट होता है कोलेस्ट्रॉल से। हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना वो कन्वर्ट होता है पहले प्रेगनेलानोन में, प्रेगनेनालॉन, ठीक है। स्टीरॉयडोजेनेसिस का ये पहला स्टेप होता है। तो ये प्रेगनेनालॉन जो है ना, अब ये ब्रांचिंग पॉइंट होता है, ये कन्वर्ट हो सकता है प्रोजेस्ट्रॉन के भी अंदर बाय 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो 3 बीटा HST, ठीक है। इसकी मदद से प्रेगनेलानोन प्रोजेस्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कॉर्टिसोल का पाथवे देखें। अब ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है या 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, इसी से मिनरलोकॉर्टिकॉइड पाथवे देखें। प्रोजेस्ट्रॉन कन्वर्ट होता है 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन, उसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, 21 हाइड्रोक्सिलेज की मदद से। अब ये जो 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन बना है ना, ये कन्वर्ट होता है कॉर्टिकोस्टेरोन में बाय 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। उसकी वजह से कॉर्टिकोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। फिर कॉर्टिकोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन में भी कन्वर्ट हो सकता है बाय सिंथेज, और एल्डोस्टेरोन हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। देखिए कॉर्टिकोस्टेरोन से भी एल्डोस्टेरोन बनता है बाय एल्डोसिंथेज, ठीक है। ये हो गया पूरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड का पाथवे। अब दूसरा जो पाथवे है ना 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन से, यहाँ से देखें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पाथवे, यानी प्रेगनेनालॉन 17 हाइड्रोक्सी प्रेगनेनालॉन में भी कन्वर्ट होता है बाय 17 हाइड्रोक्सिलेज। 17 हाइड्रोक्सी प्रेगनेनालॉन जो बना है वो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन में पहले कन्वर्ट होगा 3 बीटा HSD की मदद से। अब ये जो प्रोजेस्ट्रॉन बना 13 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, ये 11 डीऑक्सीकोर्टिसोल में कन्वर्ट होगा बाय 21 हाइड्रोक्सिलेज। फिर 11 डीऑक्सीकोर्टिसोल में कन्वर्ट होगा बाय 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। कोर्टिसोल हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। फिर आ जाए एंड्रोजेंस और ईस्ट्रोजेंस के पाथवे पे। जो 17 हाइड्रोक्सी प्रेगनेलानोन है वो डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन सल्फेट में कन्वर्ट भी हो सकता है, कैसे, 1720 लाइएज की मदद से, ठीक है। तो अब ये डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन सल्फेट जो है फिर ये एंड्रोस्टेनाडायोन में कन्वर्ट होगा। एंड्रोस्टेनाडायोन हमारा एंड्रोजन है, एंड्रोस्टेनाडायोन कन्वर्ट हो सकता है टेस्टोस्टेरोन में भी और टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम 17 बीटा HSD। टेस्टोस्टेरोन हमारा एंड्रोजन है, और यही एंड्रोस्टेनाडायोन ईस्ट्रोन में भी कन्वर्ट हो सकता है बाय एरोमाटेज। एरोमाटेज जो होता है ना एड्रिनल ग्लैंड के बाहर पाया जाता है, तो उसको ब्राउन ओवल में शो किया गया है, ठीक है, क्योंकि एड्रिनल से बाहर होता है एरोमाटेज। एरोमाटेज क्या करेगा, ईस्ट्रोन एंड्रोस्टेनाडायोन से ईस्ट्रोन बनाएगा। ईस्ट्रोन हमारा ईस्ट्रोजन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन फर्दर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होगा बाय 5 अल्फा रिडक्टेज। ये भी आउटसाइड द एड्रिनल है इसलिए ब्राउन एरो से दिखाया गया है। और ईस्ट्राडायोल टेस्टोस्टेरोन मतलब ईस्ट्राडायोल में भी कन्वर्ट हो सकता है बाय एरोमाटेज, यानी टेस्टोस्टेरोन दो चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में 5 अल्फा रिडक्टेज की मदद से, और ईस्ट्राडायोल में भी कन्वर्ट हो सकता है बाय एरोमाटेज, ठीक है। ईस्ट्राडायोल हमारा ईस्ट्रोजन, दैट्स इट। तो ये सारे था मेजर। अच्छा जी, अब इनाम दानिश से देख लेते हैं। हमने अब इजीली रिव्यू कर लिया है थोड़ा सा डेविडसन से। तो अब देखें इनाम दानिश में इसने बताया है सबसे पहले फंक्शन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के, यानी जिसमें मेजर हमारा कॉर्टिसोल आ जाता है, उसका फंक्शन यही है कि वो ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को बढ़ाता है। कैसे, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाएगा और ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को कम करेगा। यूटिलाइज नहीं होगा ग्लूकोज तो ऑब्वियसली वो उसकी कंसनट्रेशन ब्लड में बढ़ेगी ना, तो नियोजेनेसिस भी कर रहा है और यूटिलाइजेशन को कम कर रहा है। दूसरा, ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं ना, ये प्रोटीन स्टोर्स ऑफ द बॉडी को रिड्यूस करते हैं, यानी प्रोटीन को तोड़ेंगे, उसका कैटाबॉलिज्म करेंगे, सिवाय लिवर की प्रोटीन्स के, बाकियों का कैटाबॉलिज्म करेंगे। तीसरा, ये फैटी एसिड की कंसनट्रेशन को मोबिलाइजेशन में प्रमोट करता है, यानी फैटी एसिड कंसनट्रेशन और उनकी यूटिलाइजेशन एनर्जी के लिए
उसको प्रोमोट करेगा कि फैट्स यूज़ हो एनर्जी के लिए, ठीक है। कोर्टिसोल एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। और पांचवा, कोर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, सोडियम की रिटेंशन भी करते हैं, ठीक है। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन पे आएँ तो हमने कहा कि इसमें मेजर हमारा एल्डोस्टेरोन है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। ये साल्ट और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है, किडनी से, इंटेस्टाइन से, स्वेट ग्लैंड्स और सलाइवा से भी सॉल्ट की और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगा। लेकिन पोटेशियम का लॉस हो रहा होता है, क्योंकि पोटेशियम जो है ना वो सोडियम के एक्सचेंज में सिक्रीट होगा, तो इन एल्डोस्टेरोन पोटेशियम का लॉस करवा के हाइपोकैलीमिया करवाएगा, ठीक हो गया। अब ये टेबल बना हुआ है, इसमें एड्रीनल हार्मोन्स के प्रिंसिपल फंक्शंस हैं जो हम अभी देख चुके हैं, डेविडसन से मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर लिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कैटेकोलामीन, इनके फंक्शन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन करता है, मैंने आपको कहा ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाएगा, प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएगा, इम्यूनोमॉड्यूलेशन और कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन में ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में हमारा एल्डोस्टेरोन सोडियम की रिटेंशन करेगा डिस्टल नेफ्रॉन में, स्वेट डक्ट, कॉलन, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सोडियम को रिटेन करेगा लेकिन पोटेशियम की एक्सक्रीशन करेगा। तीसरे जो हमारे एड्रीनल हार्मोन है कैटेकोलामीन, ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, वास्कुलर टोन को मॉड्यूलेट करेंगे, जैसे कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे जो नॉरएड्रेनालिन करता है, और वेजो डायलेशन भी करवाएंगे जो कि एड्रीनालिन करता है, ठीक है। डायलेशन एड्रीनालिन का काम है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नॉरएड्रेनालिन का। और इंसुलिन के एक्शन को ये एंटागोनाइज करते हैं, ठीक हो गया। अब ये लास्ट में एक जो नीचे टेबल बना हुआ है, इसमें एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी के कॉजेज़ हैं। एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी क्या होता है, जब हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड सही से ना बनाएं, इनफ ना बनाएं, तो जिसमें प्राइमरीली कॉर्टिसोल नहीं बना पाते तो उसको हम और कभी कभार एल्डोस्टेरोन भी सही से नहीं बनाते तो हम उसको कहते हैं एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी। तो इसमें बहुत से सिम्टम होते हैं, फटीग, वीकनेस, वेट लॉस, बीपी लो हो जाता है, सीवियर केसेस में एड्रीनल क्राइसिस हो जाते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। तो अभी इसने जो है ना ब्रॉडली कैटेगराइज किया है कि वो प्राइमरी भी होंगे, एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी प्राइमरी होगी या सेकेंडरी होगी। ये प्राइमरी सेकेंडरी हम किस बेसिस पे कह रहे हैं, जहाँ पर मसला है, ठीक है। जो लेवल है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का, ACTH का, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बना रहा होता है, वो एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी देखें, यानी प्राइमरी में एड्रीनल ग्लैंड में ही मसला होगा, प्रॉब्लम होगी। तो उसमें प्राइमरी में मतलब एड्रीनल ग्लैंड ही डैमेज है या डिसफंक्शनल है, तो वो सही से सिंथेसाइज नहीं कर रहा, हार्मोन्स इम्पेयर हो गई है उसकी कैपेबिलिटी, वो कोर्टिसोल नहीं बना रहा। तो पिट्यूटरी क्या करेगा, कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। पिट्यूटरी करेगा क्यों, कोर्टिसोल का मैंने आपको बताया ना फीडबैक मैकेनिज्म होता है, तो पिट्यूटरी करेगा क्यों कोर्टिसोल नहीं बन रहा, तो और ज़्यादा ACTH बनाता जाएगा, उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसमें हमें ACTH बढ़ा हुआ मिलेगा, एलिवेटेड मिलेगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हमें एलिवेटेड मिलेगा प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी में, ठीक है। उसकी कॉमन कॉजेज़ हैं, एक है एडिसन्स डिजीज़। प्राइमरी मैंने आपको बताया कि एड्रीनल ग्लैंड में मसला है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी बहुत सारा ACTH बना के उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि जाग जाओ और कोर्टिसोल बनाओ, ठीक है, तो इसीलिए हमें ACTH ज़्यादा मिलता है। उसकी एग्जांपल है एडिसन डिजीज़, ये प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी की मोस्ट कॉमन कॉज है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें बॉडी जाके मिस्टेकनली एड्रीनल कॉर्टेक्स को डैमेज कर देती है, तो उससे कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन दोनों की डेफिशिएंसी होगी, उसको कहते हैं एडिसन डिजीज़, डिटेल में हम आगे देखेंगे। दूसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड बायोसिंथेटिक, ये एंजाइम डिफेक्ट है, इसको कहते हैं कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। ये ऐसा ग्रुप है इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर का जिसमें एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जो कॉर्टिसोल के सिंथेसिस के लिए वो एंजाइम बहुत ज़रूरी होता है और एल्डोस्टेरोन की भी, तो एड्रीनल ग्लैंड में उसकी डेफिशिएंसी हो गई है। तो अब क्योंकि बॉडी सही कोलेस्ट्रॉल इनफ नहीं बना रहा, तो ACTH बढ़ गया है, ठीक है, एंजाइमेटिक ब्लॉक को ओवरकम करने के लिए। तो बहुत सारा बढ़ा हुआ ACTH काफ़ी टाइम तक क्या करेगा, ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया, एड्रीनल ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाएगी, हाइपरप्लेजिया, तो उसको हम कहते हैं कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, इसमें एंजाइम डिफेक्ट होता है, ठीक है। ये हो गया कॉर्टिकोस्टेरॉइड बायोसिंथेटिक।
तो ये हो गई प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी। जो सेकेंडरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी होती है उसमें एड्रीनल ग्लैंड से बाहर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड स्ट्रक्चरली इस काबिल है कि वो हार्मोन बनाए, लेकिन वो उसको स्टिमुलेशन नहीं मिल रही पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इसका मतलब है सेकेंडरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी में ACTH के लेवल लो होंगे, लैक ऑफ स्टिमुलेशन है क्योंकि ACTH की इंसफिशिएंसी है। तो ये की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी का कि इसमें हमें ACTH लो मिलता है। लो क्यों मिल रहा है? क्योंकि मसला ही पिट्यूटरी में एड्रीनल से बाहर है। तो इसमें एग्जांपल्स आती हैं, इसके कॉमन कॉजेज़ हैं हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी डिजीज़ यानी हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एक्सेस बहुत ज़रूरी होती है ना एड्रीनल फंक्शन के लिए। तो पिट्यूटरी डिजीज़ जैसे कोई ट्यूमर हो गया, सर्जरी, रेडिएशन, इन्फ्लामेशन वगैरह, ACTH नहीं बन रहा, तो एड्रीनल ग्लैंड्स में हमें एट्रोफी मिलती है, श्रिंक हो जाएंगे और वो लेस कोर्टिसोल बनाएंगे। और हाइपोथैलेमिक डिजीज़ में कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही नहीं है, तो ACTH ही नहीं है, तो इसीलिए एड्रीनल से कोर्टिसोल कम बन रहा है। दूसरी एग्जांपल है विथड्रॉल ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकोइड थेरेपी। अब इसमें क्यों? ये भी एक बहुत कॉमन कॉज है सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी का। सेकेंडरी यानी जिसमें पिट्यूटरी में मसला है, ACTH कम है, उसमें विथड्रॉल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड थेरेपी कैसे? जब पेशेंट एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकोइड दवाइयाँ ले रहा होता है ना, जैसे प्रेडनिसोलोन खा रहा होता है काफ़ी टाइम से, तो ये दवाइयाँ उसके नेचुरल ACTH प्रोडक्शन को सप्रेस कर देती हैं पिट्यूटरी से। तो अगर एक्सटर्नल ग्लूकोकॉर्टिकोइड अचानक से अगर कोई बंद कर देता है, क्योंकि हमेशा याद रखिए टेपर करनी होती है स्टीरॉइड्स, अचानक से खाना बंद करने से स्टीरॉइड खाना बंद कर देगा, तो एड्रीनल ग्लैंड्स जो कि लेज़ी हो गए थे, उनको ACTH की स्टिमुलेशन नहीं थी, अब वो जल्दी जो है नॉर्मल कॉर्टिसोल प्रोडक्शन रिज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो उससे टेम्पररी लेकिन एक पोटेंशियली सिवियर स्टेट होती है एड्रीनल इंसफिशिएंसी की, जब तक के हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस रिकवर हो, ठीक है। तो ये सेकेंडरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी की एक वजह विथड्रॉल ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकोइड थेरेपी, ठीक है। एक था हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी डिजीज़, ACTH लो है, विथड्रॉल ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकोइड थेरेपी, उसमें भी ACTH लो है। अच्छा, इस टेबल में देखें एड्रीनोकॉर्टिकल एक्सेस के कॉजेज़ हैं, एक है कंजेनिटल, दूसरा एक्वायर्ड। कंजेनिटल में देखें, अगर जो है कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो जाता है दोनों ग्लैंड्स का, प्राइमरी जो कॉज होता है ना प्राइमरी कॉज एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी का, जिसमें मैंने आपको बताया एंजाइम डिफेक्ट आ जाता है, कॉर्टिसोल की सिंथेसिस इनसफिशिएंट हो जाती है, ठीक है। तो उसका प्राइमरी कॉज होता है कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी वो करवाता है। लेकिन हाउएवर कुछ फॉर्म्स जो है ना कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया की, फॉर एग्जांपल जैसे 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी है या 17 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, तो उनसे सर्टेन एड्रीनल हार्मोन्स एक्सेस में हो जाते हैं, जैसे कि एंड्रोजन्स, तो उनसे फिर वायरलाइजेशन होती है, या फिर मिनरलोकॉर्टिकोइड ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे हाइपरटेंशन होती है, वाइल उसमें कॉर्टिसोल की होगी डेफिशिएंसी। यहाँ पर ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लग रहा है, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया नहीं होना चाहिए एड्रीनोकॉर्टिकल एक्सेस में। मैं डेविडसन से आपको टेबल दिखाऊंगी, उसमें ज़्यादा अच्छा डिटेल में लिखा हुआ है एक्सेस की क्या कॉजेज़ हैं। बाकी ट्यूमर सही है, एड्रीनल ट्यूमर जो है ये एक्वायर्ड कॉज है कंजेनिटल हाइपरप्लेजिया और एड्रीनल ट्यूमर्स। हाइपरप्लेजिया जो है वही बात के कुछ फॉर्म्स कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया की में एड्रीनल हार्मोन्स एक्सेस में हो सकते हैं, लेकिन दूसरी जो एड्रीनल ट्यूमर है उसमें एड्रीनल एडिनोमा जो कि नॉन कैंसरस होते हैं, फंक्शनिंग ट्यूमर्स हैं, उसमें कॉर्टिसोल ज़्यादा बनता है, वो एक्सेस की एक वजह है। और दूसरा एड्रीनल कार्सिनोमा मैलिग्नेंट होते हैं, ठीक है, इसमें भी कॉर्टिसोल, एंड्रोजन से एल्डोस्टेरोन ये ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, ये एक्सेस की वजूहत हो गई। तो पहले हमने एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी का टेबल देखा, अब ये एड्रीनोकॉर्टिकल एक्सेस का टेबल देखा। अभी जो भी एड्रीनल ग्लैंड की डिजीज़ होती हैं ना, उनको क्लासीफाई किया गया है कि कुछ डिजीज़ हार्मोन एक्सेस की होती हैं, जो देखिए हमने इससे अच्छा टेबल जो डेविडसन में वो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ हार्मोन एक्सेस की होती हैं एड्रीनल ग्लैंड की डिजीज़, कुछ हार्मोन डेफिशिएंसी की, कुछ हार्मोन हाइपर सेंसिटिविटी, हार्मोन रेजिस्टेंस और नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर।
अच्छा जी, ये टेबल देखें, ये ज़्यादा अच्छा है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। तो इसमें मैंने आपको कहा कि एक डिजीज़ होती हैं हार्मोन एक्सेस की, फिर दूसरी हार्मोन डेफिशिएंसी, हार्मोन हाइपर सेंसिटिविटी, हार्मोन रेजिस्टेंस एंड नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स। तो सबसे पहले हार्मोन एक्सेस में देखें, यानी जिसमें हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा हार्मोन्स, एक या ज़्यादा हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बनाते हैं, एक्सेस में बनाते हैं। तो उसमें कौन सी डिजीज़ आ जाती हैं? उसमें प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है। प्राइमरी याद रखिएगा नॉन ACTH डिपेंडेंट होंगी, यानी उसमें प्रॉब्लम एड्रीनल ग्लैंड के अंदर है कि वो बहुत ज़्यादा हार्मोन बना रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ACTH लेवल। ठीक है, वो ACTH पे डिपेंड नहीं करेगा। और दूसरी है सेकेंडरी हार्मोन एक्सेस वाली, वो ACTH डिपेंडेंट होंगी, यानी एड्रीनल ग्लैंड को ACTH बहुत ज़्यादा है और वो ज़्यादा ACTH एड्रीनल को स्टिमुलेट कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स बनाए। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी ACTH डिपेंडेंट। तो हार्मोन एक्सेस में जो प्राइमरी है उसमें आता है हमारे पास एक कुशिंग सिंड्रोम। प्राइमरी मैंने आपको बताया नॉन ACTH डिपेंडेंट है, खुद ही बस एड्रीनल ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन बना रहा है, ACTH का कोई रोल नहीं है उसमें। तो उसमें एक एग्जांपल है कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें प्राइमरी एड्रीनल ट्यूमर होता है या हाइपरप्लेजिया हो जाता है, तो उसकी वजह से कोर्टिसोल ज़्यादा बनता है। ठीक है, दूसरा प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, यानी एड्रीनल ग्लैंड बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन बना रहे हैं। और तीसरा फियोक्रोमोसाइटोमा, यानी एड्रीनल मेड्यूला का ट्यूमर जो कि बहुत सारा कैटेकोलामीन्स बना रहा है, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है, ये हो गई प्राइमरी हार्मोन एक्सेस। हार्मोन एक्सेस की सेकेंडरी में आ जाती हैं हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम जो है वो पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से होता है, जिसको हम कुशिंग डिजीज़ भी कहते हैं, जो कि बहुत सारा ACTH सिक्रीट करेगा। ठीक है, ये सेकेंडरी वाली ACTH डिपेंडेंट थी ना, ACTH ज़्यादा है जिसकी वजह से एड्रीनल ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन बना रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा ACTH सिक्रीट हो रहा है पिट्यूटरी की ट्यूमर से, तो मतलब कुशिंग डिजीज़ है, उसकी वजह से फिर एड्रीनल का हाइपरप्लेजिया हुआ है और बहुत सारा कोर्टिसोल बना है। ठीक है, और दूसरी एग्जांपल है सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। वहाँ प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म था और कुशिंग सिंड्रोम था, यहाँ पर भी कुशिंग सिंड्रोम है जिसको कुशिंग डिजीज़ कह रहे हैं, लेकिन वहाँ एड्रीनल ट्यूमर था या हाइपरप्लेजिया था, यहाँ कुशिंग डिजीज़ में पिट्यूटरी में मसला है, वो ACTH ज़्यादा बना रहा है। ठीक है, अब सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म देखें, एड्रीनल ग्लैंड बहुत सारा एल्डोस्टेरोन बना रहे हैं, क्यों? कोई कंडीशन है आउटसाइड द एड्रीनल ग्लैंड जो कि एक्टिवेट कर रही है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को। ठीक हो गया। अब आ जाए हार्मोन डेफिशिएंसी वाली डिजीज़ पे। तो याद हो गया आप लोगों को, हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड की डिजीज़ में एक होती है हार्मोन एक्सेस वाली डिजीज़, उसमें प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है। प्राइमरी में हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और फियोक्रोमोसाइटोमा है। सेकेंडरी में कुशिंग सिंड्रोम और सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। ठीक है, अब आ जाएँ एड्रीनल की उन डिजीज़ पे जिसमें हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है। उसमें भी प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है। प्राइमरी में याद रखिए, प्राइमरी का लफ्ज़ जहाँ भी होगा उसमें मतलब एड्रीनल ग्लैंड में मसला है। ठीक है, सेकेंडरी में ACTH नहीं है, ऐसे सेकेंडरी में मतलब पिट्यूटरी में कोई इशू है। तो डेफिशिएंसी पढ़ रहे हैं ना, तो प्राइमरी में एड्रीनल ग्लैंड या डैमेज है या डिसफंक्शनल है, उसकी एग्जांपल है एडिसन्स डिजीज़। एडिसन डिजीज़ क्या होता है? कॉर्टेक्स का ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, एडिसन डिजीज़। दूसरी है हार्मोन डेफिशिएंसी की एग्जांपल प्राइमरी में कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, जिसमें कोर्टिसोल या एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस जो है उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है। कंजेनिटल उसको कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें इनकी सिंथेसिस नहीं हो रही। ठीक है, सेकेंडरी कॉजेज़ क्या है हार्मोन डेफिशिएंसी के? उसमें है हाइपोपिट्यूटरिज्म, यानी पिट्यूटरी हार्मोन की डेफिशिएंसी है जिसमें ACTH कम हो गया है, तो इस वजह से एड्रीनल इंसुफिशिएंसी हुई है, सेकेंडरी एड्रीनल इंसुफिशिएंसी। ठीक हो गया। अब तीसरी कैटेगरी आती है हार्मोन हाइपर सेंसिटिविटी वाली डिजीज़ेस, यानी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा ओवरली सेंसिटिव हो गई है, बेशक नॉर्मल या स्लाइटली एलिवेटेड हार्मोन लेवल्स को भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। तो इसमें भी प्राइमरी है सिर्फ। ठीक है, यानी इसमें हार्मोन हाइपर सेंसिटिविटी में इशू सिर्फ प्राइमरी है, यानी एड्रीनल ग्लैंड के लेवल पे है या फिर एंजाइम्स का लेवल है जो हार्मोन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो एक है 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज टाइप 2 डेफिशिएंसी। ये मैंने आपको पीछे बताया था कि एंजाइम होता है, अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उससे बहुत ज़्यादा कोर्टिसोल क्या करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेगा। वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, जाके मिनरलोकॉर्टिकॉइड पे एक्ट करेगा, जो कि नॉर्मल हम जैसे लोगों में नॉर्मली हमें ये एंजाइम बचा रहा होता है।
हमारे कोर्टिसोल को मिनरलोकॉर्टिकॉइड पे एक्ट करने नहीं देता। लेकिन अगर जिन लोगों में इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो उनका कोर्टिसोल मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और उनको एल्डोस्टेरोन एक्सेस वाले सिम्टम्स होंगे। दूसरी हार्मोन हाइपर सेंसिटिविटी की प्राइमरी एग्जांपल है लिडल सिंड्रोम। लिडल सिंड्रोम ना एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन किडनीज में ज़्यादा हो जाती है। तो वो बिल्कुल प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को मिमिक करती है, लेकिन एल्डोस्टेरोन के लेवल्स लो होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, सोडियम रीअब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा है। तो पिक्चर ऐसी ही लग रही है प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म वाली। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म क्या होता है? एड्रीनल्स बहुत सारा एल्डोस्टेरोन बनाए, तो वैसी पिक्चर होगी, लेकिन लेवल्स उसके लो होंगे बॉडी में, एल्डोस्टेरोन बन नहीं रहा, बस जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। उसको कहते हैं लिडल सिंड्रोम, ठीक है। ये 2 एग्जांपल है हार्मोन हाइपर सेंसिटिविटी की डिजीज़ेज़। अब एड्रीनल्स की कुछ वो भी डिजीज़ होती हैं जिनमें हार्मोन रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। बॉडी टिश्यूज़ ना हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते प्रॉपरली, उसमें प्राइमरी ही है सूडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेजिस्टेंस सिंड्रोम, ठीक है। ये 2 रेजिस्टेंस वाली है। तो सूडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म में ऐसी कंडीशन है किडनी एल्डोस्टेरोन को रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी वाले सिम्टम होंगे, है एल्डोस्टेरोन के हाई लेवल, ठीक है। लिडल सिंड्रोम क्या था? बॉडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, मतलब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर रही थी और एल्डोस्टेरोन के लेवल लो थे। यहाँ सूडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म में एल्डोस्टेरोन के हाई लेवल हैं, लेकिन बॉडी एल्डोस्टेरोन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो उसकी डेफिशिएंसी वाले सिम्टम हो रहे हैं, उसको कह रहे हैं सूडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रही क्योंकि रेजिस्टेंस है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है हार्मोन रेजिस्टेंस में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेजिस्टेंस सिंड्रोम, यानी कोर्टिसोल के लिए टिश्यूज़ रेजिस्टेंट हो गए हैं, कोर्टिसोल को सेंस नहीं कर रही, ठीक हो गए। लास्ट कैटेगरी है नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स, उसमें भी प्राइमरी है एडिनोमा, कार्सिनोमा, यूजुअली फंक्शनिंग एंड मेटास्टेटिक ट्यूमर। एडिनोमा हमें बताया बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, कार्सिनोमा यूजुअली फंक्शनिंग जो है ना मैलिग्नेंट कैंसरस ट्यूमर है। यूजुअली फंक्शनिंग का मतलब है ये हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये नॉन फंक्शनिंग भी हो सकता है, तो यूजुअली फंक्शनिंग, ठीक है। एडिनोमा, कार्सिनोमा और मेटास्टेटिक ट्यूमर, यानी जो ट्यूमर्स एड्रिनल ग्लैंड्स में बॉडी के किसी और हिस्से से एड्रिनल ग्लैंड में आके मेटास्टेसाइज हो, ठीक है, तो ये नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर हो गया। दैट्स इट, ये सारी क्लासिफिकेशन है डिजीज़ ऑफ एड्रिनल्स की। अब जो है हमारा ये इंट्रोडक्शन एड्रिनल ग्लैंड्स का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एडिसन्स डिजीज़, ठीक है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे एडिसन्स डिजीज़।